So here let's begin part 5 of the chapter Poverty as a Challenge, chapter number 3 of Economics, part 5. Okay, so part 4 में हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया था. ओनली 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट. 2 टॉपिक्स बचे थे. एक टॉपिक था हमारा कॉज ऑफ पॉवर्टी, तो हमने कर लिया था. पहला टॉपिक था हमारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स. देन आता है हमारा लास्ट टॉपिक द चैलेंजेस अहेड. तो इससे स्टार्ट कर लेते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स से. अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स, इसकी मीनिंग क्या है, मतलब कि पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, पॉवर्टी अब गरीबी है तो गरीबी को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स उठाए गए होंगे, तो वो कैसे स्टेप्स है वो हम लोग इसमें देखेंगे. तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. तो पॉवर्टी ख़त्म करना ये एक काफ़ी ज़्यादा मेजर ऑब्जेक्टिव है, एक काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी मुख्य काम है इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी के लिए. मतलब अगर इंडिया में डेवलपमेंट लाना है ना तो पॉवर्टी हटानी ही पड़ेगी, और काफ़ी मेजर चीज़ है ये. पॉवर्टी नहीं हटेगी तो इंडिया में डेवलपमेंट कैसे आएगा, है ना. तो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंस. फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. तो अभी की अगर हम लोग एंटी पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो अगर हम लोग वो देखें कि गवर्नमेंट ने क्या किया है पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने 2 प्लैंक्स, उन्होंने जो भी किया है ना, जितनी भी स्ट्रेटजीज की हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, वो 2 प्लैंक्स में की है. पहला प्लैंक है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. प्लैंक्स आप स्टेप्स भी कह सकते हो. ठीक है, अगर प्लैंक से समझ में आ रहा तो आप इसको स्टेप्स में ले लो कि गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए हैं या फिर 2 मेज़र वो लिया है कि अगर ये दोनों हो जाता है ना तो पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब पैसे से रिलेटेड ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, तब क्या होगा, अगर पैसा बढ़ रहा है, अगर पैसा इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, गरीबी कम होगी, लोग अमीर होंगे, लोगों को जॉब मिलेगी, इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा होगा, स्कूल्स खुल जाएंगी, लोगों को स्कूल्स जाने का मौका मिलेगा. जैसे कि विलेजेस में स्कूल्स नहीं होते तो वो सब डेवलप्ड होंगी अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो, और वो डेवलप्ड होंगी और इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो लोग काम करेंगे तो अपने बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ से. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी ग्रो करेगी तब कैसे पॉवर्टी ख़त्म होगी. नेक्स्ट टारगेट था टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. और देखो पहला तो ये था कि भाई इकोनॉमिक ग्रो कर. अच्छा ये बताओ यहाँ पे 2 प्लैंक्स क्यों लिए गए हैं, 1 2 2 क्यों लिए गए हैं. एक ही से काम बन चल जाता हमारा तो, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा हमारा कि केवल इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उससे काम नहीं चलेगा. अभी यही हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो उसके बारे में ब्रीफ में लिखा है ना तो उसको हम देखेंगे कि फर्स्ट प्लान क्या था, सेकेंड प्लान क्या था. और फर्स्ट प्लान के जो इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उससे हर चीज़, ऐसा नहीं है कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो पॉवर्टी बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है. इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो पॉवर्टी एकदम से ख़त्म नहीं होगी. तो इसीलिए हमें सेकेंड स्टेप उठाना पड़ा, वो था एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. मतलब कि हमें एंटी पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी ख़त्म करने के प्रोग्राम्स चालू करने पड़े, प्रोग्राम्स लाने पड़े. जबकि आप ये कहोगे अभी कि यार इकोनॉमिक ग्रो कराएंगे तो तुरंत अपने आप ही पॉवर्टी कम हो जाएगी, लेकिन हाँ ये भी बात सही है, लेकिन नहीं हुआ. अकेले इकोनॉमिक ग्रो करना से पॉवर्टी एकदम कम नहीं हो सकती. हमें फिर उसके अगर ये नहीं हुआ था, इकोनॉमिक ग्रो नहीं करी थी, तो इसलिए हमने दूसरा स्टेप लिया था जो था कि हम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करेंगे. क्योंकि देखो इकोनॉमी ग्रो करने से पूरी तरीके से पॉवर्टी भी ख़त्म नहीं आ जाती. ठीक है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू अर्ली 80s देयर वाज लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी. अगर हम लोग 30 सालों तक देखें अर्ली 80s में, मतलब कि 1980s, अब 1980 के पहले 30 साल कितने हुआ, मतलब 1950 से 1980s. और अगर 1950 से 1980s तक हम लोग देखें तो जो पॉवर्टी थी ना उसमें काफ़ी मतलब रिडक्शन आ नहीं रहा था, मतलब पॉवर्टी कम हो नहीं रही थी, गरीबी कम हो नहीं रही थी 1950 से 1980s तक. और जैसा कि आप जानते हो 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के टाइम पे बिल्कुल भी वो नहीं हुआ था, ग्रोथ नहीं हुआ था. और 1950 से 1980s तक कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ था, पॉवर्टी में गरीबी में रिडक्शन नहीं आया था, इनकम जो है वो ग्रो कर नहीं रही थी. देन ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s. अब यहाँ पे आपको बता दिया गया कि कितने परसेंट है. अब देखो 55%,
55% जो थे ना 1950s की बात करें तो जब जब इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था, तो तब 45% लोग ऐसे थे जो गरीब थे, मतलब पॉवर्टी में जी रहे थे। सेम 1980s में भी इतने ही बचे, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि 1950s से 1980s पॉवर्टी कम नहीं हुई थी। तो जब पॉवर्टी कम नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है जितनी पॉवर्टी थी उतनी पॉवर्टी होगी। तो 45% लोग 1950s में भी मतलब वो गरीब थे, तो 1980s को भी 45% लोग गरीब थे। तो ये हो गया था। फिर रिमेन्स सेम है ना, 1950s से 1980s तक सेम थे। नाउ सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रो हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। अब 80s के बाद 1980s के बाद, या फिर आप कह सकते हो क्योंकि ये शुरुआत में ना कि 1980s की शुरुआत में 45% था तो 45% ही था, लेकिन आप कह सकते हो कि 1980s के बाद कह सकते हो आप, या तो आप कह सकते हो कि 1980s जब ख़त्म हो रहा था तब क्या हुआ, इंडिया में इकोनॉमी ग्रो करी। इंडिया में इकोनॉमी ग्रो करी। अभी तक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, इनकम नहीं बढ़ रहा था और पॉवर्टी कम नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, इंडिया में इकोनॉमी ग्रो करी और सबसे फास्टेस्ट बन गई वर्ल्ड में। मतलब इंडिया में इकोनॉमी इतनी तेज़ बढ़ी कि ये सबसे फास्टेस्ट बन गई वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। द ग्रोथ रेट जम्प फ्रॉम द एवरेज ऑफ 3.5% अ ईयर इन द 1970s टू 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s। अब 3.5 1970s को क्या था, अब 1970s तो आप जानते हो 1970s के 1950 और 1980 के बीच में आता है, और हमें क्या बताया गया है कि 1980 और 1950 के बीच में जितने भी ईयर्स आ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि पॉवर्टी में रिडक्शन नहीं आ रहा था, मतलब 45% था, है, रहेगा। तो ये चीज़ हो रही थी। तो 1970s को भी वही था कि 45% लोग गरीब थे। अब यहाँ पे 1950s अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें कि जैसे ग्रोथ रेट मतलब वो क्या होता है, देखो जैसे कि 2006 से 7 में हम लोगों ने, हमारी पॉवर्टी जो थी वो गरीब लोग केवल और केवल 40% समझ लो कि 40% लोग गरीब थे 2006 से 2007 में। 2008 टू 2009 में अब देखते हैं, तो 2008 और 2009 आते आते केवल कितने रह गए, 20% रह गए। तो कितने का ग्रोथ रेट बढ़ा, 20% लोग बेसिक नीड्स को अपनी फुलफिल कर पा रहे थे और वो पुअर से ऊपर उठ गए, है ना, 40% से 20%। अब 40% से 20% में कितना ग्रोथ रेट कम हुआ, कितना ग्रोथ रेट बढ़ा, सॉरी कितना ग्रोथ रेट रहा, 20% ग्रोथ रेट बढ़ा, मतलब 20% लोग पुअर अब नहीं रहे, है ना। 2008 आते आते अब यही चीज़ यहाँ पे भी है कि पहले तो 3.5% ग्रोथ हो रही थी, सॉरी पहले 3.5% से ग्रोथ हो रही थी। अभी हमने क्या देखा कि 20% से ग्रोथ हो रही थी। सेम यहाँ पे भी कि 3.5% से ग्रोथ हो रही थी, मतलब काफ़ी कम ग्रोथ हो रही थी 1970s को, वो बढ़ गई 6%, मतलब 6% से ग्रोथ हो रही थी। मतलब कि ईयर बढ़ रहे थे, उसी के हिसाब से पॉवर्टी कम हो रही थी, लोगों की संख्या गरीब होने की कम हो रही थी 1980s और 1990s को। अब समझ में आया। द हाइयर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन दी रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो जितना हाई होता है ना, जब ग्रोथ रेट बढ़ता है कि भाई ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या करता है, पॉवर्टी को कम होने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, अगर आप 40% लोग गरीब थे वो 20% हो गए, तो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो क्या हो रही है, पॉवर्टी कम ही तो हो रही है ना, गरीबों की संख्या कम हो रही है, मतलब कि गरीबी कम हो रही है। देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो ये सब हमने क्यों पढ़ा, ये हम लोगों ने इसलिए पढ़ा ताकि हम ये जान सकें कि इकोनॉमिक ग्रो कर रही है और पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा लिंक है, ये दोनों साथ में मिल जाए तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। क्या मिल जाए, अगर इकोनॉमी ग्रो करे और पॉवर्टी कम हो जाए, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमको इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये बताया जा रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रो क्या करती है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये क्या कर देता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देता है और क्या प्रोवाइड करता है, वो कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो ह्यूमन के डेवलप होने के लिए चाहिए होती हैं। अब रिसोर्सेज को कैसे प्रोवाइड करता है इकोनॉमी, आप देखो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, स्कूल्स बनेंगी, है ना, पैसा बढ़ रहा है तो भाई ये सब तो बनेगा ही, और ये सब बनेगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा ना,
लोग डेवलप्ड होंगे। लोग डेवलप्ड होंगे कैसे? उनके पास पैसा आएगा, वो जॉब करेंगे तो उनके पास पैसा आएगा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वो एजुकेटेड होंगे, वो अपने आगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये होता है, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो होना ही है। तो दिस ऑल्सो इंकरेजेस पीपल। अब देखो इकोनॉमी ग्रो जब होती है ना, तो ये क्या करती है, लोगों को इंकरेज करती है टू सेंड दियर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल चाइल्ड टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। तो अगर एक बार इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो क्या कर लेती है, लोगों को फोर्स नहीं कह सकते आप, लोगों को मतलब कि उनको आगे बढ़ने की क्षमता करती है कि भाई, ओ सॉरी भाई, इनकरेज मतलब कि इंकरेजमेंट हो। मतलब कि जो ये होता है ना इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी जो ग्रो करती है ना, तो क्या करती है, लोगों को इनकरेज करती है कि वो अपने चिल्ड्रंस को स्कूल भेजें। क्योंकि देखो इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो पैसा मिल रहा है, लोगों को पैसा मिल रहा है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब पैसा है तो भाई क्यों सबको अनएजुकेटेड रखेंगे अपने चिल्ड्रंस को? अगर उनके पास पैसा है तो, है ना, तो अपने बच्चों को क्या करेंगे, वो चिल्ड्रंस को इंक्लूडिंग गर्ल चाइल्ड, मतलब कि जो लड़कियां बच्ची होती हैं उनको भी स्कूल भेजेंगे। क्या होप करके, ये होप करके कि उनको आगे चल के इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब कि उनको जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, वो पैसा उन्हें दोबारा से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? अब लोग बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल के कोई जॉब करेंगे, आगे चल के वो कोई जॉब करेंगे तो आप ही के लिए तो करेंगे ना, तो इकोनॉमिक रिटर्न तो होगा ही। जॉब करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। तो जॉब कैसे करेंगे? जब स्कूल में पढ़ेंगे तभी ना। तो स्कूल में तो यही चीज़ है कि अगर आप स्कूल में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको दोबारा से इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा। तो इसी होप में लोग अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे थे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, वही चीज़ है। ठीक है। नाउ हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज फ्रॉम दी अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, आपने ये जान ली कि जो फर्स्ट प्लैंक, गवर्नमेंट का जो फर्स्ट प्लैंक था, 2 प्लैंक्स है ना, कि पहले इकोनॉमी ग्रो करेगी तो पॉवर्टी कम होगी। दूसरा प्लैंक क्या था कि अगर हम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को चलाएंगे तो पॉवर्टी कम होगी। तो ये जो फर्स्ट प्लैंक था, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना फर्स्ट प्लैंक के बारे में, तो हमने देखा कि भाई फर्स्ट प्लैंक काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हुआ है, इकोनॉमिक ग्रो काफ़ी अच्छे से कर रही है। बट आप ये कह सकते हो कि केवल इकोनॉमिक ग्रो करने से पॉवर्टी कम हो जाएगी? पूरी तरीके से नहीं कह सकते। बताएं क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसी लाइन से हमें पता चलेगा, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को लेने से थोड़े से डिसएडवांटेज उनको मिल जाता है कि भाई वो इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो वो उससे इतना एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें इतना अच्छा एडवांटेज नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो भाई सबको एडवांटेज मिलना चाहिए, उन्हें इसलिए नहीं मिल पाता है। समझ लो ये लाइन है, सब लोग लाइन में खड़े हैं, लोग जो है वो लाइन में खड़े हुए हैं। अब लोग जो लाइन में खड़े हुए हैं तो देखो ये कौन सी लाइन में खड़े हुए हैं? इकोनॉमी ग्रो करने वाली लाइन में खड़े हुए हैं कि भाई जॉब ले रहे हैं और पैसा वैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे में इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो इकोनॉमी ग्रो में अब जो आगे लोग होंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे, वो जल्दी से इकोनॉमी ग्रो करा दे, मतलब इकोनॉमी जो ग्रोथ हो रही है उसका एडवांटेज ले पाएंगे। लेकिन जो पीछे कौन छूट जाता है? जो पुअर पीपल होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो जब वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तब इसीलिए हमने यहाँ पे दूसरा प्लैंक बनाया, एंटी पॉवर्टी। मतलब कि ऐसे लोग जो लाइन में आगे लगे हैं वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब कर रही है तो उसमें पहुँच जाएंगे, लेकिन जो पीछे हैं तो वो नहीं पहुँच पाएंगे ना। तो उनके लिए, उन पुअर पीपल्स के लिए, पीछे कौन रह जाता है? पुअर पीपल्स। तो उन पुअर पीपल्स के लिए दूसरा प्लैंक बनाया गया था। ठीक है, तो हाउ एवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज, वो एडवांटेज ले नहीं पाते जो भी इकोनॉमिक ग्रो करती है। तो मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन। अब आप जानते हो पुअर पीपल ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं। लेकिन विलेजेस में भी अब वो देखो इकोनॉमी ग्रो कर रही, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा ठीक है, उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं पुअर लोग, लेकिन वो एग्रीकल्चर का एडवांटेज तो ले सकते हैं ना, क्योंकि वो विलेज में रह रहे हैं। पर अब यहाँ पे देखोगे आप कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मतलब कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई एग्रीकल्चर ऐसा इतना अच्छा होगा, उससे काफ़ी कम हुआ। मतलब कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी काफ़ी कम हुआ। तो पुअर पीपल्स क्या हो गए? पुअर ही कहलाएंगे। जो आगे थे वो इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो वहाँ चले गए, पीछे पुअर पीपल्स बच गए। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, हम इकोनॉमी ग्रो में नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि उन्हें अच्छे से ग्रोथ नहीं मिली, वहाँ पर भी सेम था यही। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक्सपेक्टेशन, मतलब कि लोगों की जो पुअर पीपल्स थे उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ था। ठीक है,
तो यही कंडीशन हो गई कि भाई इकोनॉमी में भी नहीं जा पा रहे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हिस्सा नहीं ले पा रहे पुअर पीपल्स ना, उनका एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी अच्छा नहीं हो रहा। तब क्या होगा, इसी वजह से दूसरा प्लैंक आया, इसी वजह से दूसरे प्लैंक का यूज़ हुआ। दिस हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस एंड डिपेंड ऑन लाइक एग्रीकल्चर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई ये डायरेक्ट पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं लोग, डायरेक्ट पॉवर्टी की तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, और वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। और एग्रीकल्चर भी ग्रोथ नहीं हो रही, एग्रीकल्चरल ग्रोथ नहीं हो रही, ऊपर से इकोनॉमी में जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो हिस्सा नहीं ले पा रहे क्योंकि वो पुअर हैं, तो पीछे रह जा रहे हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेज में, इन दीज सर्कमस्टेंसेज देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो अब यहाँ पे हमें एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब कि पॉवर्टी ख़त्म करने के कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाएं पुअर पीपल्स के लिए। तो उसकी ज़रूरत हमें पड़ जाती है ताकि लोग जो हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। तो वो तो पीछे छूट जाएंगे ना ऐसे। तो ऑल देयर आर सो मैनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सम ऑफ देम आर वर्ड मेंशनिंग। तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जिनको फॉर्मुलेट किया गया है, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया कह सकते हो। और किस लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि पॉवर्टी को, गरीबी को अफेक्ट कर सके, या तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली इफेक्ट कर सके। तो इसलिए काफ़ी सारी स्कीम्स बनी है जिससे पॉवर्टी को हम अफेक्ट कर सकें, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो उनमें से कुछ स्कीम्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो पहली स्कीम है महात्मा गांधी। देखो टोटल 6 स्कीम्स है, 6 में से जो लास्ट स्कीम रहेगी ना, जो 6th वाली स्कीम रहेगी ना, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाएगी, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से ब्रीफली बताई जाएगी, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया। तो देखते हैं, 5 स्कीम्स है, 6 स्कीम आपको बाद में बताई जाएगी। तो पहली पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो आप इसको कह सकते हो MG नरेगा, ठीक है, MG नरेगा। पहले ये नरेगा था, अब ये MG नरेगा हो गया है। तो ये जो एक्ट था ना 2005 एम्स टू प्रोवाइड 100 days of wage employment to every household to ensure लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। तो अब ये क्यों बना था, अब ये स्कीम देखो पॉवर्टी खत्म, आपको ये याद रखना है कि ये सारी जो स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं ना, वो पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब गरीबी को ख़त्म करने के लिए ये सब बताए गए थे, ये सारे स्कीम्स आए थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये जो स्कीम थी ये भी उसी पर्पज़ के लिए थी कि भाई पॉवर्टी ख़त्म हो जाए। तो इस स्कीम ने क्या किया, इसने क्या किया कि 2005 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम। अब इसने क्या एम किया कि भाई ये 100 दिन वेज एम्प्लॉयमेंट देगी, मतलब 100 दिन का वो पैसा देने वाला लोगों को काम देगी, मतलब 100 दिन का काम रहेगा और 100 दिन का काम लोगों को देगी। हर एक हाउस होल्ड में, हर एक घरों में ये स्कीम चलाई गई कि भाई हर एक घर में 100 दिन का काम मिलेगा सबको, ठीक है। हर एक घर में मतलब कि 100 दिन का काम मिलेगा। लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया, जितने भी विलेज वाले एरिया, ये नहीं कि हर एक घर को कहने का मतलब कि आप अर्बन एरिया में भी चले जाओ, ये नहीं, केवल रूरल एरिया में जितने भी हाउस होल्ड, जितने भी घर हैं, उनमें 100 दिन का काम मिलेगा लोगों को। तो ये इंश्योर किया गया। अब इट ऑल्सो एम्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। अब देखो ये स्कीम थी, चलो ये हम जान लिया, हमने ये जान लिया कि ये 100 दिन के लिए थी। अब 100 दिन के लिए तो थी ये, लेकिन क्या काम होता था इस स्कीम में, काम क्या होता था। देखो 100 दिन का काम था, लेकिन काम क्या था, तो इनका क्या काम था, ये स्कीम काफ़ी अच्छी थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जैसे कामों का मतलब जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए, मतलब ऐसे कामों को करती थी जिससे डेवलपमेंट आए। कैसे कामों को, जैसे कि ड्रॉट, जैसे सूखा पड़ जाता है ना, तो सूखा पड़ने के लिए काम क्या होता था कि भाई गड्ढा खोदना वाला काम है ना, पानी इकट्ठा करने वाला काम, ये सब होता था। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन वाला काम करती थी, मतलब जैसे पेड़ वेड़ कटता है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए काम करती थी। और सॉइल इरोजन वाला काम करती थी। तो सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला काम करती थी। अब 100 दिन का काम करती थी, है ना, 100 दिन लोग काम करते थे। और कैसा काम कर रहे थे ये भी आप जान लिए, है ना, आपने ये भी जान लिया कि ड्रॉट वाला काम करते थे,
डिफॉरेस्टेशन वाला काम करते थे, सॉइल इरोजन वाला काम करते थे। फिर अब देखते हैं कि कितना मतलब कि जैसे इतने लोग काम कर रहे हैं तो इनमें से कितने लोग क्या क्या काम करते थे ये देखते हैं। तो 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। अब देखो ये थी, अब इतने लोग काम कर रहे हैं, सपोज कि इतने लोग पूरे काम कर रहे थे इस स्कीम में। अब इसमें से 1/3 एक तिहाई पार्ट किसको, 1/3 पार्ट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व था कि भाई वुमेन यहाँ पे काम करेंगी। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। तो अब जी ये स्कीम थी ना कि 220 करोड़ पर्सनस को 220 करोड़ पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मतलब काम दिया था इस स्कीम ने। और 4.78 रैंडम देखो तो आप 5 घरों में 5 करोड़, सॉरी 5 घरों में नहीं, 5 करोड़ घरों में काम मिला था इस स्कीम के द्वारा। अब द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन्स डे इन द स्कीम आर 23%, 17% 53% रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे काम किया था, जैसे ये इतने लोग काम कर रहे थे, इतने से देखो 1/3 पार्ट तो वुमेन को दे दिया कि भाई एक तिहाई पार्ट वुमेन यहाँ पे काम करेंगी। अब SC के लिए कितना, SC के लिए 23% सीट्स रिजर्व कर दी गई 23% काम वो करेंगे, SC करेंगे, 17% ST करेंगे, फिर बाकी 53% यहाँ पे वुमेन करेंगी। तो ये था, अब बाकी लोग जो वही मेन होते हैं वो करेंगे। तो ये सबके लिए रिजर्व कर दी गई थी कि भाई सबको मौका मिले। द एवरेज वेज हैज increased from 65 in 2006 to 7 to 132 in 2013 to 14। अब 2006 से 7 तक अगर हम लोग देखें तो 65 रुपीज़ लोगों को मिलता था पर डे का, ठीक है। तो वो बढ़ गया 132, मतलब 65 रुपीज़ लोगों को पर डे मिलता था 2006 से 2007 में इस स्कीम में। अब 2013 से 2014 तक क्या हुआ कि 132 रुपीज़ बढ़ गया। रुपीज़ क्यों बढ़ा, क्योंकि आप जान सकते हो क्योंकि बेसिक नीड्स की जो मतलब कि पैसा अब बढ़ेगा तभी ना, कि मतलब कि महंगाई बढ़ती है इसलिए पैसा बढ़ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब recently in March 2018 the wage rate for unskilled manual workers has been revised state-wise. The range of wage rate for different states and union territories lies in between rupees 281 per day for the workers in Haryana to 168 per day for the workers of Bihar and Jharkhand। तो देखो हर एक जगह पे अलग, देखो जैसे स्टेट वाइज यहाँ पे क्या होता है, रिवाइज होता है हर साल में। मैनुअल जो वेज वर्कर यहाँ पे जो काम करते हैं ना इस स्कीम में, जो भी काम करते हैं, तो स्टेट वाइज रिवाइज किया जाता है कि मतलब पैसा बढ़ाने के लिए। अब भाई देखा तो जाएगा ना कि भाई लोगों की नीड्स के जो पैसे हैं वो बढ़ रहे हैं। अब जो बेसिक नीड्स जो लोगों को चाहिए उनके पैसे जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो हमें जहाँ वो काम कर रहे हैं उनके भी पैसे बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। इसीलिए देखो 132 65 रुपीज़ मिलता था पर डे, अब वो 132 पड़ गया। अब रिसेंटली क्या हुआ, मार्च 2018 में क्या हुआ है, जो वेज जो पैसा है ना अनस्किल्ड मैनुअल जो मतलब कि स्किल्ड नहीं है, जिनको आता नहीं है, मतलब कि ऐसे काम जो आते नहीं है ऐसे ही आप कर सकते हो। तो ऐसे जो मैनुअल वर्कर्स है ना उनके वेजेस को रिवाइज़ किया जाता है और स्टेट वाइज रिवाइज़ किया जाता है। जैसे कि द रेंज ऑफ वेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट, हर एक स्टेट का यूनियन टेरिटरी का अलग अलग होता है वेज रेट, ठीक है। पैसे का रेट जो होता है वो अलग अलग होता है हर एक स्टेट का, हर एक यूनियन टेरिटरी का। जैसे कि 281 पर डे, 281 रुपीज़ लोगों को कहाँ पे, फॉर द वर्कर्स इन हरियाणा में इसी स्कीम में जो काम मिलता है ना, तो हरियाणा में 281 लोगों को मतलब 281 रुपीज़ उन्हें मिलता है पर डे, ठीक है। ये स्टेट वाइज। अब देखो इतने यहाँ पे 281 दिया जा रहा है। अब लोगों की नीड्स के हिसाब से दिया जाता है, उसी हिसाब से अगर हम 168 रुपीज़ 168 जो है वो बिहार और झारखंड के वर्कर्स को दिया जाता है इसी स्कीम के लिए, ठीक है। तो देखो पैसा स्टेट वाइज चेंज्ड है, ये नहीं कि भाई अगर झारखंड में 168 दिया जाता है तो हरियाणा में भी 168 देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर जगह अलग अलग होता है, हर एक स्टेट वाइज अलग अलग होता है, ठीक है। फिर ये तो हो गई स्कीम जो काफ़ी ब्रीफ में भी लिखी थी। इसके बाद वाली स्कीम जो है इसके बाद वाली सारी स्कीम्स जो होंगी ना वो काफ़ी शॉर्ट में रहेंगी, इतनी ज़्यादा ब्रीफ में नहीं रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला था प्राइम मिनिस्टर। अब देखो ये सेकेंड स्कीम है, फर्स्ट स्कीम जो थी वो काफ़ी ब्रीफ में थी। आप सेकेंड स्कीम देखते हैं तो सेकेंड स्कीम में क्या था कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, आपको इसके नाम से पता चलेगा रोजगार योजना। रोजगार योजना मतलब रोजगार मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का योजना, भाई लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोग काम करेंगे तभी तो पॉवर्टी कम होगी ना। तो अब देखो ये
क्या इस स्कीम ने क्या किया था पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो इस अनदर स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 19, देखो इसको शॉर्ट में PMRY बोला जाता है। तो ये जो स्कीम थी ना, ये दूसरी स्कीम थी जो 1993 में शुरू हुई थी। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो इसका एम क्या था। अब ये जो प्रोग्राम था, आप ये समझ सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट देने वाला प्रोग्राम था, आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। तो ये 1993 में लॉन्च हुई थी। अब इसका काम क्या था, मतलब इसका एम क्या था कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी जाए फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स। मतलब कि रूरल एरिया मतलब कि विलेज वाले एरिया में, और जो स्मॉल टाउन छोटे छोटे जो सिटीज़ होती है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या ऐसे लोग होते हैं ना जो विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में क्या होते हैं, वैसे लोग होते हैं ना जो कि एजुकेटेड तो होते हैं बट उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो ये उनके लिए था। एजुकेटेड है, यूथ है, यंग है, जो यंग एजुकेटेड पर्सन है और अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं मिल रहा है, तो ये उनके लिए था कि भाई वो खुद से कोई खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। मतलब कि खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब बिजनेस करना, खुद से बिजनेस स्टार्ट करना। तो वो खुद से बिजनेस को शुरू करे। तो ये इस चीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए ये स्कीम बनी थी कि भाई इन लोगों को, जो लोग खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, ऐसे लोग जो कि रूरल एरिया में रह रहे हैं, स्मॉल टाउन्स में रह रहे हैं, एजुकेटेड हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, यंग भी हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो ये उन लोगों के लिए स्कीम बनी थी कि भाई वो खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट करे। तो दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो उन्हें हेल्प की जाती थी इस स्कीम के द्वारा, उन्हें हेल्प की जाती थी कि भाई वो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करे। देखो छोटे से स्टार्ट किया जाता है, फिर वो धीरे धीरे आपका बिजनेस बड़ा होगा और खूब बड़ा हो जाएगा। तो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर अगर आप शहर में हो तो आप इंडस्ट्रीज डेवलप करो, गांव में हो तो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए था कि भाई लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, मतलब कि पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है रूरल एरिया में, स्मॉल टाउन्स में, तो उनके लिए था कि भाई खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड स्कीम। अब आता है हमारा थर्ड स्कीम जो कि है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब कि REGP वॉज लॉन्च्ड इन 1995। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो वही चीज़ है कि रूरल मतलब गाँव वाले क्षेत्र में जो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो ये 1995 में लॉन्च हुआ था। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। तो इसका भी सेम एम था, ठीक है। इसका भी सेम एम था कि भाई लोगों को खुद से इतना प्रोग्रेस करे कि लोग खुद से एम्प्लॉयमेंट ढूंढे, मतलब कि वो बिजनेस करे, खुद से बिजनेस स्टार्ट करे। और रूरल एरिया में ऐसे लोग जो कि मतलब कि जो लोग रूरल एरिया में हैं, एजुकेटेड हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो खुद से स्टार्ट करें। तो वही इस भी ये जो थी ना, ये वाली जो स्कीम थी REGP, तो इसका भी सेम एम था, ठीक है। जो कि जो एम हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का था, सेम एम यहाँ पे इनका भी था। अब इसका टारगेट क्या था इस एम का? अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 23 लाख न्यू जॉब्स हैज़ बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। तो अगले इस थीम का, इस स्कीम का ये टारगेट था कि अगले 5 सालों में क्या करेंगे ये, अगले 5 सालों में ये जितने 25 लाख न्यू जॉब्स सेट करेंगे, मतलब कि 25 लाख न्यू जॉब्स को बनाएंगे, या फिर आप कह सकते हो सेट करेंगे, ठीक है, अगले 5 सालों में। तो ये उनका प्लान था, ठीक है ना। हमारा फोर्थ प्लान आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो ग्राम मतलब वही विलेज वाले एरिया में, ठीक है। स्वरोजगार वही वाला है, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट वाला ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये 1999 में लॉन्च हुआ था। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द रजिस्टर्ड पुअर पीपल फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। तो इस ये जो स्कीम थी, तो इसका क्या काम था, इसका क्या एम था कि क्या करे, जो पुअर फैमिलीज़ है, जो गरीब फैमिलीज़ हैं, उन्हें पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर ला सके, मतलब कि अपने बेसिक नीड्स को वो लोग फुलफिल कर पाएँ, क्योंकि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है वो तो पुअर होते हैं ना। तो इस स्कीम का यही था कि भाई जो पुअर लोग हैं वो थोड़े ऊपर आ सके, पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सके, और
कैसे ऊपर आ सके, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि जिनके पास पैसे हैं वो सारे सारे लोग मिलके क्या करें, बैंक, अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनते हैं, थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक से लोन लेके, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके क्या करें, लोग एक ग्रुप बनाए, एक ऐसा ग्रुप बनाए जिससे लोगों जो पुअर पीपल्स हैं उन्हें पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया जा सके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन बनाए, जो मतलब कि जो थोड़े रिच हैं, जो कुछ अपनी बेसिक नीड्स से ऊपर कर सकते हैं खर्च, तो अगर उनके पास पैसा है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, मतलब कि बैंक से लोन लेके बना सकते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके बना सकते हैं, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करेंगे कि जो लोग पुअर हैं, पुअर फैमिलीज़ को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देन अंडर द प्रधान, अब ये देखो फिफ्थ आ गया लास्ट हमारा, ठीक है। इसके बाद वाला तो हमने नेक्स्ट चैप्टर, मैंने आपको बताया ना कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सिक्स्थ वाला। तो अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना था, ये PMGY जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ग्राम उदय योजना। देखो नाम से पता चलता है, ग्राम मतलब कि विलेजेस में उदय होना, राइज होना, ठीक है। तो लॉन्च इन 2000, ये 2000 में लॉन्च हुआ था। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ना। इसमें क्या था कि जो ये जो था ना, मतलब कि जो सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, जो पूरे दुनिया की, पूरे स्टेट की, पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है, जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है ना, ये वो करती है, ये वो स्कीम चलाती है। ये क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहती है, बेसिक सर्विसेज देती है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेसिक सर्विसेज देती है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखें। बेसिक सर्विसेज क्या होते हैं, लोगों के लिए अगर उन्हें एक वैसा जीना है कि भाई जितना उन्हें चाहिए केवल उतना उन्हें मिल जाए, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं चाहिए, तो बेसिक सर्विसेज क्या होते हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ है ना, हेल्थ उनकी सही रहे, हेल्थ के अगर ख़राब हो जाती है तो वो इतना पैसा हो उनके पास कि वो अपने हेल्थ को सही कर सके, सुधार सके। प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए लोगों के पास। रूरल शेल्टर, विलेजेस में घर होने चाहिए। रूरल ड्रिंकिंग वाटर, विलेजेस में पानी होना चाहिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और जो विलेजेस में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सब, मतलब कि मतलब विलेजेस में लाइट वाइट नहीं आती है ना, तो उसके लिए तो ये सब सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल के जो गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे स्टेट लेवल को क्या किया था, सेंट्रल असिस्टेंस गिवन टू, अच्छा उन्होंने ये सारी बेसिक नीड्स, बेसिक सर्विसेज स्टेट लेवल को दी थी, ठीक है। अब स्टेट लेवल को दी थी, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ये सब विलेजेस वाले लोगों के लिए था, है ना। मतलब कि उनकी हेल्थ पे ध्यान रखा जाए, उनकी एजुकेशन पे ध्यान रखा जाए, उनके घरों पे ध्यान रखा जाए, उनका वाटर पे मतलब जो पानी पी रहे हैं वो सही रहे, साफ़ रहे, सैनिटेशन प्रॉब्लम ना हो। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि जो बिजली होता है ना, बिजली चली जाती है गाँव में, है ना, तो इस सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता था, ये क्या नाम है इसका, PMGY, मतलब कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब लास्ट वाला जो स्कीम है, अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना, ये AAY, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये हमने पहले ही बताया था कि जो लास्ट 6th स्कीम की होगी ना, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बुक में लिखा है कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है, AAY को। अब इसके आगे हम इन सारे जो इतने स्कीम्स बने, तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या हुआ, ये सारे स्कीम्स जो थे इसने क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया, मतलब कुछ कंट्री में, स्टेट में, रूरल एरिया में क्या कुछ ले पाए, कुछ डेवलपमेंट ले पाए, तो देखते हैं। तो द रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। तो अब इतने ढेर सारे जो प्रोग्राम्स थे ना, 5-6 जो प्रोग्राम्स थे, तो ये सब एक दूसरे में मिक्स हो गए, ठीक है, मिक्सड हो गए। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। तो इनका जो रीज़न था ना कि भाई एक दूसरे में मिक्स हो गए, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि इफेक्ट नहीं ला पाए, ठीक है। ये जो सारे
जो स्कीम्स थे ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि देखो लेस इफेक्टिवनेस इसलिए थी, मतलब कि इफेक्टिवनेस इतनी कम थी इन सारे स्कीम्स की, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। मतलब कि जो 1 2 3 4 जो 5 6 जो ऐसी स्कीम्स बनी थी उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, मतलब कि उन्हें अच्छे से सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे थे और राइट टारगेटिंग नहीं कर पा रहे थे। राइट टारगेटिंग मतलब कि अब देखो जो पुअर पीपल हैं उन्हें ही तो चाहिए थी ये स्कीम, लेकिन पुअर पीपल तक ये स्कीम्स पहुंच ही नहीं पाई। अब जिनको चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाई ये सारी स्कीम्स, तो कहाँ से ये मतलब कि अच्छी रहेगी, प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, इफेक्टिवनेस इसकी ज़्यादा रहेगी। तो ये इफेक्टिवनेस इसकी तभी ज़्यादा होगी ना जब मतलब कि जो पुअर पीपल्स हैं उन तक पहुँच सके, जिनके लिए ज़रूरत थी, तभी तो स्कीम्स बनी है ना। वरना इकोनॉमिक ग्रोथ जो कर रही थी उसी से हो जाता, सब लोग रिच हो जाते, लेकिन जो पुअर पीपल्स थे वो तो पीछे रह गए थे। तो उनका स्कीम से तो नाता था ना कि भाई स्कीम्स क्या करेंगी, पुअर पीपल्स को क्या कर देंगी, रिच नहीं कर देंगे, मतलब उनके लिए कुछ करेंगी, लेकिन स्कीम्स तो उनके लिए कुछ डेवलपमेंट ला ही नहीं पाई, क्योंकि पुअर पीपल तक उनकी स्कीम्स जो है वो पहुंच ही नहीं पाती थी। तो ये कारण था कि मतलब कि एक तो ढेर सारी स्कीम्स थी और वो सारी एक दूसरे में मिक्स हो गई, ठीक है, और उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाया। मोर ओवर देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। तो ये भी हम जानते हैं ना कि काफ़ी सारे स्कीम्स जो हैं बहुत सारे स्कीम्स हो गए थे, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स हो गया था, मतलब स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फॉर रीच टू दी डिजर्विंग पुअर। तो यही चीज़ कहा गया है कि भाई इंटेंशंस तो अच्छे थे, मतलब कि स्कीम्स के इंटेंशंस तो अच्छे थे कि भाई लोगों में डेवलपमेंट लाएंगे, लेकिन क्या हुआ, बेनिफिट्स जो स्कीम्स के जो बेनिफिट्स थे वो डिज़र्विंग, जिनको जो ऐसे लोग जिनको चाहिए था, ऐसे पुअर पीपल्स जिनको चाहिए थे, जो डिज़र्व कर रहे थे ये सारी स्कीम्स को, जिनको इस स्कीम्स की ज़रूरत थी, उन तक ये पहुंच ही नहीं पाई ये स्कीम्स। तो भले ही इस स्कीम्स का इंटेंशन अच्छा था लेकिन पहुंच तो पाए नहीं। तो इसलिए स्कीम्स फुल्ली आप कह सकते हो कि फुल्ली अच्छे नहीं रहे लोगों के लिए, फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा नहीं हुआ, है ना। नाउ देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रीसेंट ईयर्स इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो अगर हम अभी का देखें ना, तो अभी हम लोग अभी रिसेंट ईयर्स में अभी के सालों में क्या हुआ है कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, मतलब कि अच्छे से देखा जाए कि जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना, अभी जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसका ध्यान रखा जाए कि हाँ भाई वो पुअर लोगों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं, कि भाई ऐसे स्कीम्स बना दिए, पुअर पीपल तक पहुंचना भी चाहिए, तो पुअर पीपल तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो इसलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग होने लगी, अच्छे से देख रेख होने लग गई कि हाँ भाई जिनको चाहिए उनके पास पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है ना। हम लोग अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द चैलेंजेस अहेड। मतलब कि क्या क्या चैलेंजेस हैं पॉवर्टी को। अब देखो गरीबी तो है, अब गरीबी कम भी हुई है, लेकिन गरीबी में मतलब कि गरीबी के लिए चैलेंज, गरीबी एक चैलेंज है, आपने यहाँ पे चैप्टर में भी देखा है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी तो चैलेंज है ही। तो इसमें चैलेंज क्या क्या है, लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है गरीबी से, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है, अभी भी गरीबी के क्या क्या चैलेंजेस है ये देखेंगे। पॉवर्टी है सर्टेन डिक्लाइन इन इंडिया, सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया। हम जानते हैं कि गरीबी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है इंडिया में, हम ये नहीं कहेंगे ना कि भाई गरीबी कम ही नहीं हुई है, इंडिया में हुई है ना। तो बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। तो देखो प्रोग्रेस तो हुआ है, गरीबी कम हुई है, लेकिन पॉवर्टी जो रिडक्शन है, मतलब जो पॉवर्टी कम हो रही है, इंडिया की मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज है ये। मतलब कि इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है ये कि भाई पॉवर्टी कम करनी है, तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि भाई पॉवर्टी जो है उसे कम करे। तो वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। अब देखो बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं, आप जानते हो काफ़ी सारे चौड़े चौड़े डिफरेंसेस होते हैं पॉवर्टी में, जो कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में और डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। जैसे कि देखो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं ना पॉवर्टी में, हमने इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ पढ़ा था ना कि भाई अलग अलग स्टेट में क्या होता है, पॉवर्टी अलग अलग होती है। कुछ स्टेट में 28% लोग गरीब है, कुछ स्टेट में 40% लोग गरीब हैं, कुछ स्टेट में केवल 7% लोग गरीब हैं। तो डिस्पैरिटीज़ तो होती है ना पॉवर्टी की, और हमें दिखती भी है वो,
अर्बन एरिया में भी अलग होता है। अब अर्बन एरिया में, सिटीज़ में अलग पॉवर्टी होती है, रूरल एरिया में अलग पॉवर्टी होती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अपनी अपनी अलग अलग पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वलेबल टू पॉवर्टी। तो ज़्यादातर जो सोशल और जो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर वलरेबल होते हैं पॉवर्टी को। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर लोग जो वलेबल होते हैं वो तो पॉवर्टी में जी रहे हैं। काफ़ी सारे जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं जो कि वल्नरेबल होता है, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गई, वुमेन हो गई, तो ये सब जो वल्नरेबल होती हैं ये भाई पॉवर्टी से तो जी रही हैं, गरीबी से तो जी रही हैं ना। तो नाउ पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। अब पॉवर्टी कम करना इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस, मतलब कि पॉवर्टी कम करना ये काफ़ी एक ऐसा माना जा रहा है या ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई जो बेटर प्रोग्रेस हो सके पॉवर्टी का, कि भाई पॉवर्टी रिडक्शन काफ़ी अच्छे से हो सके 10 to 15 ईयर्स में, आने वाले 10 से 15 सालों में क्या हो कि पॉवर्टी रिडक्शन अच्छा हो। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है, ऐसा सोचा गया है, ऐसा माना गया है कि भाई पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी रिडक्शन एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस। पॉवर्टी रिडक्शन कम होगी तो क्या होगा, प्रोग्रेस अच्छा होगा। और 10 to 15 ईयर्स में ये अनुमान लगाया गया कि 10 to 15 ईयर्स में क्या होगा, पॉवर्टी रिडक्शन अच्छा होगा, ये एक्सपेक्ट किया गया है। तो दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो अब ये कैसे होगा, अगर आपको 10 से 15 सालों में पॉवर्टी कम करनी है तो ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रो अच्छे से करेगी, काफ़ी तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रो करेगी, तभी तो पॉवर्टी कम होगी। और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है सबको मिले, मतलब एजुकेशन सबको मिलेगी, मतलब कि फ्री में एजुकेशन भी दी जाती है ना, तो फ्री में एजुकेशन मिले लोगों को, कम पैसों में एजुकेशन मिले तो क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, है ना, एजुकेशन मिलेगा तो लोग जॉब्स करेंगे तो वो अमीर होंगे तो भाई पॉवर्टी से हटेंगे, गरीबी से हटेंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी गरीबी में नहीं रहेंगे। तो ये इस तरह से क्या होगा, एजुकेशन दोगे तो पॉवर्टी कम होगी, है ना, गरीबी कम होगी। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जब पॉपुलेशन कम होगी, अब देखो पॉपुलेशन आपने पिछली स्टोरीज में काफ़ी पढ़ा है ना, पिछली जितनी भी हमने स्टोरीज पढ़ी है इसी चैप्टर में कि 6 लोग थे, 8 लोग थे एक फैमिली में, तो क्या कर पा रहे थे, गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वहीं अगर केवल 2 लोग होते फैमिली में, 4 लोग होते फैमिली में, तो क्या होता, गुजारा हो सकता था। लेकिन पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉवर्टी कम नहीं हो पाती है, चाह के भी हम लोग पॉवर्टी गरीबी कम नहीं कर पाते हैं। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, अगर हम वुमेन की पार को बढ़ा देंगे, क्योंकि देखो वुमेन हमेशा पीछे रहती है ना, SC ST की तरह वुमेन एक वल्नरेबल ग्रुप बन जाती हैं। तो अगर हम वुमेन की पार को बढ़ा देंगे ना, उनके एम्पावरमेंट बढ़ा देंगे ना, तब क्या होगा, पॉवर्टी अपने आप कम होगी। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जो इकोनॉमिकली जो पैसे से संबंधित जो वीकर सेक्शन है, जिनको हम वीक समझते हैं, अगर वो थोड़े ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, तो क्या होगा, हमारी पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो कम होगी, है ना। तो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। अब देखो, अगर हम डेफिनेशन देखें पॉवर्टी की, अगर एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखें गरीबी की, तो क्या होगा कि केवल लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। अब देखो, पॉवर्टी गरीबी केवल एक लिमिटेड रहती है कि भाई गरीबी खत्म, जैसे कि आपने देखा कि एक वो बना दी गई, एक पॉवर्टी लाइन बना दी गई कि अगर भाई इससे नीचे लोग आते हैं तो वो पुअर कहलाते हैं, और अगर इससे ऊपर आ रहे हैं तो वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये हो गया ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 100 रुपये लिख दिया कि भाई एक दिन में अगर इंसान 100 रुपये कमा रहा है ना, तो अपने पुअर वो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। ज़्यादा कमा रहा है तो वो रिच कहलाएगा, अगर वो इतना नहीं कमा पा रहा है तो वो पुअर कहलाएगा। तो अगर मैंने ये एक इंटेंशन रख दिया, मैंने क्या, ये तो रखा ही है ना। पॉवर्टी लाइन तो ऐसी ली जाती है ना कि भाई नीचे वाले पुअर, ऊपर वाले बेसिक, और ऊपर चलेगा तो रिच, है ना। तो ये होता है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी मिनिमम है, केवल बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। केवल पॉवर्टी लाइन में 100 रुपये अगर मैंने रखा है तो 100 रुपये क्या बहुत ज़्यादा होता है क्या, 100 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा $1 रखा गया है ना, ऊपर $1 रखा गया है, तो क्या काफ़ी ज़्यादा होता है क्या, $1 नहीं होता है। तो ये केवल एक बेसिक नीड के लिए है, वही कपड़ा लत्ता, खाने के लिए बस, मतलब जितना आपको खाने पेट पढ़ने के लिए चाहिए केवल उतने लिए है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो
It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. अब देखो हमारी पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है वो ही काफ़ी ज़्यादा निचली है, मतलब काफ़ी कम है, ठीक है। मतलब केवल आप बेसिक नीड फुलफिल कर पा रहे हो, मतलब केवल आप मिनिमम फुलफिल कर पा रहे हो, जितना आपको बहुत कम चाहिए, ठीक है, इतना आप केवल फुलफिल कर पा रहे हो। केवल आप खाना खा पा रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे आप, केवल इतनी पैसा ही आपके पास, तो आप इतना ही करोगे। फिर आता है कि भाई आप रीजनेबल लेवल पे जियो, कि भाई ज़िंदगी जीने का भी कोई कारण है कि आप केवल जी नहीं रहे हो मिनिमम लेवल पे, केवल अपना खाना खा खा के ज़िंदगी काट रहे हो। तो ये नहीं हो चाहिए ना, कि भाई आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना, ताकि आप और सारे काम कर सको। तो ये होनी चाहिए पॉवर्टी की डेफिनेशन, कि भाई आप आगे भी कुछ कर सको। ये नहीं कि केवल बेसिक नीड में ऐसा थोड़ी ना कि केवल खाना आता है, केवल खाना, तो ये तो केवल एक जीने का वो कारण हो गया, मतलब बाकी कोई चीज़ रीजनेबल लेवल भी तो होना चाहिए ना, कि जिससे आप जी रहे हो। तो मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने एडवोकेट किया है कि भाई कॉन्सेप्ट जो है ना उसे बॉर्डन किया जाए, बढ़ाया जाए, ह्यूमन पॉवर्टी बनाई जाए, मतलब कि गरीबी जो है वो थोड़ी गरीबी की जो मतलब देखो यही चीज़ है कि गरीबी की जो डेफिनेशन है उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गरीबी की डेफिनेशन में क्या है कि केवल आप बेसिक नीड्स फुलफिल करा रहे हो, बेसिक नीड्स में क्या, केवल और केवल फूड, खाना, बस, उससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो आज नंबर ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स। तो देखो यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि अपने आप को खाना दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, लेकिन बट डू दे हैव एजुकेशन। अब देखो यही पूछा जा रहा है, कैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आपको खाना खिला सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं, मतलब कि अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं, लेकिन क्या वो एजुकेटेड है, क्या वो एजुकेशन ले पाएंगे, नहीं। क्या वो शेल्टर, उनके पास अच्छा घर होगा, क्या वो हेल्थ केयर, क्या उनकी हेल्थ केयर अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें दवा ववा की वो रहेगी कि भाई वो इलाज कर पाए, अपना मेडिसिन दे पाए, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि भाई पॉवर्टी लाइन के आप केवल पॉवर्टी लाइन जितनी है आप उतना ही कर पा रहे हो, है ना, जस्ट आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हो। तो आप बेसिक नीड्स केवल फुलफिल कर पाओगे। बेसिक नीड्स में क्या, केवल खाना। अब खाने के ऊपर ना आपके पास घर है, ना आपके पास एजुकेटेड हो आप, ना आप एजुकेशन ले पाओगे, या फिर ना ही आप अपने आप को हेल्थ केयर दे पाओगे, ना आपके पास जॉब सिक्योरिटी होगी कि आपका जॉब जो है वो सिक्योर है कि नहीं, क्योंकि देखो जॉब कभी आपकी चली जाएगी, कभी आपके पास जॉब रहेगी, तो ये चीज़ होती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, तो ये सब रहेगा ही नहीं। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या आप कास्ट से और जो जेंडर से जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्या उससे फ्री हो कि नहीं। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, क्या जो चाइल्ड लेबर जो होता है, मतलब कि जो बच्चों से काम कराया जाता है, क्या वो अभी भी कॉमन है, मतलब कॉमन सी बात है कि हाँ भाई कौन सी बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस शो दैट विथ डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी आल्सो चेंजेस। तो पूरी दुनिया में यही एक्सपीरियंस शो किया जाता है कि दैट डेवलपमेंट, अब देखो डेवलपमेंट हो रहा है, बट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी आल्सो चेंजेस। तो देखो डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन हमें पॉवर्टी की डेफिनेशन भी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि पॉवर्टी की डेफिनेशन के अनुसार केवल लोगों बेसिक नीड्स मतलब लोगों को खाना मिल रहा है, बाकी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं क्या आप उसका आंसर दे पाओगे, क्या आप एजुकेटेड हो, क्या आपके पास हेल्थ केयर, आप अगर बीमार पड़ जाते हो क्या आप वो कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कर पाओगे, कि अगर आप केवल मिनिमम में जी रहे हो, मतलब कि पॉवर्टी लाइन जितनी आप उतने में ही बेसिक नीड्स को फुल कर पा रहे हो। अब देखो जैसे आप स्कूल में हो, स्कूल में आपको कहा गया है कि अगर आपके 33 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से तो आप पास हो जाओगे। तो अगर आप 34 ला रहे हो, 34 मार्क्स ला रहे हो, तो क्या आप बहुत बड़े बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, नहीं ना। आप केवल भाई मिनिमम लेवल पे हो, ठीक है, उस लेवल पे नहीं हो कि आपको टॉपर कहा जाए। टॉपर तो आप वही 99 लेवल पे कहोगे। तो पॉवर्टी लाइन भी यही होती है कि एक मिनिमम लेवल है भाई, अगर आप इतना कमा रहे हो तो हाँ ठीक है कर लोगे आप, बस जैसे आप वही है पास होने वाली वो है कि केवल आप पास हो पाओगे, है ना। तो पूरी वर्ल्ड यही एक्सपीरियंस करती है, और हमें पॉवर्टी की डेफिनेशन को भी चेंज करना चाहिए। इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। पॉवर्टी ख़त्म करना मूविंग टारगेट है, ये चलता रहता है। कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि हाँ भाई पॉवर्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, ना आज आप इस साल में कहोगे ना आप अगले सालों में कहोगे। पॉवर्टी कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकती है ना। तो ये चीज़ हो जाती है ना। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। तो हम ये होप करते हैं या हम इसको होप करते हैं कि भाई हम इस चीज़ के एबल रहें कि भाई हम इतना कर सकते हैं कि मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ, मतलब कि ये होप किया गया है कि भाई नेक्स्ट डिकेड आते आते लोगों के पास इतने इनकम हो कि वो अपने
बेसिक नीड्स इस बार हम नहीं कहेंगे, मतलब कि वो कुछ इतना कुछ कर सके, मतलब अपने आप को हेल्थ केयर दे सके, एजुकेटेड हो सके, तो इतना इतना लोगों को नेक्स्ट डिकेड में मिल सके। तो ऐसा हम होप करते हैं कि ऐसा कुछ हो सके, जो नेसेसरी लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो सब हो सके। तो बट इट टारगेट विल मूव ऑन फॉर मेनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन। लेकिन देखो ये जो बिगर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं पॉवर्टी की तरफ, ठीक है, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या चैलेंजेस है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, मतलब कि लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, एजुकेशन एजुकेशन हर लोग एजुकेटेड नहीं है, हर एक पर्सन एजुकेटेड नहीं है, एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, सबके लिए कि मतलब जॉब सिक्योर है कि नहीं। क्योंकि देखो जॉब जो होती है, जॉब कुछ लोगों की वैसे नहीं जॉब होती है कि भाई अभी जॉब है आपके पास, अगले दिन आपके पास जॉब नहीं रहेगी। तो ऐसा होता है कि भाई जॉब आपकी कोई फिक्स्ड नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी हो तब भी ये हो जाए, लेकिन अभी भी हमारे देश में क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सब लोगों को जेंडर से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एंड डिग्निटी फॉर द पुअर, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी डिग्निटी नहीं है। तो दीज विल बी इवन बिगर टास्क, तो ये सारे काफ़ी बिगर टास्क हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार समरी एक बार केवल एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। यू हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट पॉवर्टी हैव मैनी डायमेंशंस। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ ही लिया कि भाई पॉवर्टी में काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं। नॉर्मली दिस इज मेजर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। हमने ये भी देखा कि पॉवर्टी लाइन से ही हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं, है ना। तो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट वी विल एनालाइज मेन ग्लोबल एंड नेशनल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी। तो इससे हमने ये जान लिया ना कि भाई ग्लोबल पूरी दुनिया का और पूरे नेशनल लेवल का जो पॉवर्टी है वो कैसा होता है ना, ये भी हमने देख लिया। तो बट इन रीसेंट ईयर्स एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी इज बिकमिंग रिच। तो अगर हम अभी के सालों में देखें ना, तो जो पॉवर्टी जो हम एनालाइज करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है थ्रू अ वैरायटी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें न्यू कॉन्सेप्ट आ गए हैं। जैसे कि सोशल एक्सक्लूजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पॉवर्टी को एनालाइज करते हैं कि भाई हाँ कितने लोग गरीब हैं। तो किससे करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन के थ्रू से, मतलब कि जो लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है ना, आपने पढ़ा है पुअर पीपल्स को एक्सक्लूड किया जाता है, तो उससे करते हैं। सिमिलरली द चैलेंजेस बिकमिंग बिगर। और वैसे भी हम ये भी जानते हैं अभी भी क्या हुआ है, जो चैलेंजेस हैं वो भी ज़्यादा होते जा रहे हैं एज स्कॉलर्स आर ब्रॉडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, ठीक है। तो चैलेंजेस जो हो रहे हैं ना वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं पॉवर्टी के। तो ये इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच।